यूनिट नंबर 3 चैप्टर 4 मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो इस चैप्टर के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली अभी तक आपने मीन, आपको ऐसा लिखते थे कि एक्स बार, तो इसको आप मीन कहते हो, ठीक है। तो मीन के फॉर्मूला बहुत सारे हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो भी वन टाइप ऑफ मीन है। तो इसको भी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कह सकते हो, ये भी मीन है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो उसकी एक डेफिनेशन, और ये जो थियरी है वो हर बार मतलब मैक्सिमम टाइम ये पेपर में रिपीट होती है, और ये चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है, थियरी एज वेल एज एग्जाम्पल। क्योंकि यदि ये पूरा थियरी आपको समझ में आया, तो थियरी नहीं है, फॉर्मूला है, तो सभी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, समझना भी है। यदि समझ में आ गया तो आप एग्जाम्पल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये मैथमेटिकल चैप्टर है, साथ में कैलकुलेटिव भी है। लेकिन जब मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो समझ में आया तो आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, अदरवाइज ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समझाने के लिए लिखा है कि हम बहुत सारे x1 x2 अप टू xn वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल, और वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। यहाँ पर हम डिस्क्रीट वेरिएबल लेंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब जिसको समझ लेगा आप डिसकंटिन्यूस कैसे, तो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस होता है, तो इसमें इसका सिमिलर वर्ड है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। तो यहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल लेना है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर भी एक वर्ड ऐड किया, रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल। रैंडम, तो रैंडम का मतलब क्या है कि आप कोई भी बायस नहीं रखते हो, ठीक है। जो भी सिलेक्शन है उसमें कोई बायस नहीं है, वो अनबायस है। जैसे कि कोई डाइस है, अब उसको थ्रो करने से पहले ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें 4 ही मिलेगा, ठीक है। या तो कुछ ऐसा सेट नहीं कर सकते हो कि 4 ही मिलेगा आपको, आप थ्रो करो फिर कोई भी वैल्यू मिल सकती है, तो वो अनबायस वैल्यू है, मतलब रैंडम वैल्यू हो गई। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 अप टू xn विथ प्रोबेबिलिटी, विथ probability of x1, probability of x2 अप टू n के लिए probability xn। तो ऐसा आपने एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिया गया है, और इसका आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस, मतलब क्या करना है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपने लिया उसको उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। सो x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट xn इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। अब इसको इन जनरल, मतलब ये पूरा वैल्यू में 1 2 अप टू n, तो इन जनरल हमें लिखना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। मतलब आई की वैल्यू आप यहाँ पर चेंज करो 1 2 3 अप टू n तक, तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला। तो सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
अब इस चैप्टर के अंदर जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फंक्शन आप कह सकते हो, या तो इसके बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी कह सकते हो। सो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन ऑफ के इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि के का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है। आप उसके अल्फ़ाबेटिक लेटर से नहीं देखना है, के का मीनिंग यहाँ पर कांस्टेंट लिया है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ 5, तो 5 है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वो खुद वैल्यू। मतलब आप सिंपली याद रखो कि कांस्टेंट को एक्सपेक्टेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती। अब सिंपली याद रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूला है और इस फार्मूला को यूज़ करके आप थोड़ी डिफ़िकल्ट जो कंडीशंस है, जो फंक्शन है, जो फार्मूला है, वो आप याद रख सकते हो। तो इसलिए आप यहाँ पर याद रखो सिंपली कि कांस्टेंट को एक्सपेक्टेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती। तो इस तरीके से फर्स्ट याद रखना है एक्सपेक्टेशन ऑफ के इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट होता है। सेकंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर के कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, के कांस्टेंट है वो आपको पहले पता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कांस्टेंट को एक्सपेक्टेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फिर लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्स तो वेरिएबल है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो आपको इस फॉर्मूला से मिल सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बाहर निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x लिखा है, तो आपको कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और रिमेनिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ x, सो 5 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b। अब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो ये दोनों फार्मूला का यहाँ पर रिपीटेशन है लेकिन एक साथ है। तो आपको यदि ये डायरेक्ट याद नहीं रहता है, फार्मूला डायरेक्ट याद रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नहीं भी याद रहता तो आपको ये दोनों फार्मूला जो फर्स्ट और सेकंड है वो समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर ए एंड बी दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक्सपेक्टेशन की इफेक्ट होगी और जो कांस्टेंट है उसको इफेक्ट नहीं होती है। सो सिंपली यहाँ पर जो कांस्टेंट a है उसको बाहर निकाल देते हैं, a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b का आंसर क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ b, मतलब वो कांस्टेंट है उसको कोई इफेक्ट नहीं होती, सो सिंपली b। तो ये आपका आंसर हो गया। यदि डायरेक्ट याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टू कंडीशन समझ में आ गए, ये फॉर्मूला आप अपने आप लिख सकते हो। सो नेक्स्ट 4 बहुत सिंपल है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो यहाँ पर क्या है कि दो वेरिएबल का एडिशन और उसका एक्सपेक्टेशन, x प्लस वाई दोनों वेरिएबल है और उसका एडिशन करना है। तो एडिशन करोगे तो और कुछ नहीं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्सपेक्टेशन दोनों को अप्लाई कर दो तो सिंपली हो गया। अब ये दोनों वेरिएबल है तो दोनों का एक्सपेक्टेशन आप सेपरेट कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला कर सकते हो आराम से। सो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दो वेरिएबल जो है एक्स वाई उसका मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपल है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एडिशन में एडिशन हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन हो जाए। सो नेक्स्ट 6। सो नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू। अब यहाँ पर एडिशनली इसके साथ आपको याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसको भी आप मीन कहते हो, एक्स बार को भी आप मीन कहते हो, फिर म्यू ये भी मीन है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये सैंपल मीन होता है, ये सैंपल मीन है और ये पॉपुलेशन मीन है।
लेकिन आपको तो ये इन जनरल पता है कि ये दोनों मीन है। आज आपको ये भी समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी वन टाइप ऑफ मीन है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, तो म्यू खुद मीन है, मतलब कि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये म्यू की वैल्यू होगी, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। और एक्स तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि ये वेरिएबल है, तो सिंपल सिंप्लीफाई कर दो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को आप म्यू लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि मैंने अभी समझा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो भी मीन है, और यहाँ पर जो म्यू है वो भी मीन है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की जगह पर आप म्यू लिखोगे, और जो म्यू खुद कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक्सपेक्टेशन की कोई इफेक्ट नहीं होगी, सो यहाँ पर आपको मिलेगा म्यू। सो म्यू माइनस म्यू, आंसर 0। तो ये कंडीशन है, ये कहीं बहुत एग्जाम्पल में कहीं यूज नहीं होता है, लेकिन ये फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना है, ये कंडीशन है, कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट 7, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का, अभी तक आपने क्या देखा, वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन देखा, अब आपको यहाँ पर फंक्शन का एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं, तो फंक्शन का एक्सपेक्टेशन कैसे लिखना है वो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट वही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अब कॉन्सेप्ट क्या था मैं समझाता हूं फिर से। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए आप क्या लिखते हो, एक्स आई, मतलब वो वैल्यू और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो फंक्शन में भी क्या करना है, जस्ट यहां पर क्या हुआ, उस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो फंक्शन में भी क्या होगा, उस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सो इसका आंसर आपको मिलता है समेशन जी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो जो फंक्शन है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा फंक्शन का एक्सपेक्टेशन। तो इस तरीके से ये सभी फॉर्मूला आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी भी है, हर बार पेपर में होती है, और ये सभी फॉर्मूला से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने, तो एग्जाम्पल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू का देख लिया, तो मीन के लिए। अब वेरिएंस के लिए दूसरा टॉपिक आता है वेरिएंस। अब यहां पर वेरिएंस के साथ में कोवेरिएंस भी आता है। कोवेरिएंस का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हो कि वेरिएंस का वेरिएंस, मतलब उसको कहते हैं कोवेरिएंस। तो यहाँ पर भी फार्मूलाज जो है, मतलब इसको हम कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेशन के साथ, कि एक्सपेक्टेशन में कांस्टेंट का क्या होता है और वेरिएबल का क्या होता है। तो हम वेरिएंस में भी देखेंगे कि कांस्टेंट का क्या होगा और वेरिएबल का क्या होगा। सो फर्स्ट फार्मूला ऐसा है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए। यहां पर x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वेरिएंस अंदर अप्लाई कर देते हैं। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ ए, तब इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो वेरिएंस ऑफ x, यहां पर क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट और एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल का तो फॉर्मूला है, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सेम वे वेरिएंस का भी यहां पर फॉर्मूला है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएबल में वेरिएंस में क्या होगा। अब यहां पर आप देखो कि कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन में क्या होता था, वो खुद आंसर था, मतलब कि वहां पर इफेक्ट नहीं होती थी, तो वो खुद आंसर हो जाता। जब वेरिएंस में क्या होगा, वो जीरो हो जाता है, वेरिएंस में कांस्टेंट का जीरो हो जाता है। सेम वे सेकंड फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसके अंदर x वेरिएबल है और a एंड b कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो होगा, और जो वेरिएबल है उसका फॉर्मूला। सो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी। अब यहाँ पर आप देखो
कि a इंटू एक्स, तो a कांस्टेंट है और x वेरिएबल, तो सेम वे kx, एक्सपेक्टेशन में क्या था, कांस्टेंट बाहर निकल जाता था और जो वेरिएबल है उसको एक्सपेक्टेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वेरिएंस में क्या होगा, वो बाहर तो निकलेगा लेकिन स्क्वायर होके बाहर निकलता है। सो ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट का वेरियंस 0, सो प्लस 0। सो इसका फाइनल आंसर है ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। सो नेक्स्ट थर्ड, कोवेरियंस ऑफ ए एक्स बी वाई। अब ये जो 2-3 एक्स्ट्रा फार्मूला है कोवेरियंस के लिए, तो वो आपको सिंपली डायरेक्ट याद रख लेने हैं। वेरियंस और एक्सपेक्टेशन पे पूरा चैप्टर है तो उसको आपको क्लियरली समझना है। लेकिन ये कोवेरियंस का फॉर्मूला शायद कोई ऐसा एग्जांपल आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है या शॉर्ट कोई एग्जांपल मिल सकता है जिसके अंदर ये डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दे और फिर आपको फार्मूला लिख के उसको सॉल्व कर देना, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में हो सकता है। तो ये डायरेक्ट आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखने हैं। सो कोवेरियंस में क्या होता है वो अब हम देखेंगे। तो जैसे वेरियंस में होता है उस तरीके से कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और जो रिमेनिंग है उसको लिख देना है कोवेरियंस एक्स वाई। इन शॉर्ट सिंपल याद रखो कि जो कांस्टेंट है वो कोवेरियंस में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला, कोवेरियंस ऑफ x प्लस ए वाई प्लस बी। सो यहाँ पर जो ए बी है वो 0 हो जाएगा, सो रिमेनिंग कोवेरियंस एक्स वाई। अब लास्ट एक ऐसे कंडीशन है जो कंडीशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है और ये कंडीशन यूज करके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो कोवेरियंस 0 कब होता है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। मतलब x एंड y यदि इंडिपेंडेंट है, दोनों सेपरेट वेरिएबल है लेकिन एक दोनों वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो डिपेंड नहीं है उस टाइम पे एक्स वाई का कोवेरियंस 0 होता है। तो दोनों कंडीशन याद रखना कि कोवेरियंस 0 कब होता है, जब एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, और जब एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तब कोवेरियंस क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कॉन्सेप्चुअल कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इतने फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में याद रखने। एडिशनली एक फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि वेरिएंस ऑफ एक्स, जैसे आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला याद रख लिया, अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी याद रखना है। सो वेरिएंस ऑफ एक्स का अब हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स के फॉर्मूला में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बार बार ये गलती होती है कि ये दोनों को सेम समझ लेते हैं, ये दोनों सेम नहीं है। यहां पर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है और ये जो पूरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है वो आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहां पर जो मिलता है उसका स्क्वायर करना है, वो सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट जो है वो सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो और उसके बाद में उस टोटल का एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल में आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी याद रखो कि ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये पूरे एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है और ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। और ये जो कंडीशन ऐसी है कि इसका यूज़ करके शॉर्ट क्वेश्चन आपको 100% पेपर में एक मिलता है, या तो वो एग्जाम्पल में मिलेगा तो 4 मार्क्स में मिल सकता है, या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस का फॉर्मूला, एग्जाम्पल में भी एडिशनली होता है। तो इतना आपको इस चैप्टर में थियरी कर देना है। तो अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स।